तो बच्चों, अपन इस चैप्टर में न्यूटन के गति के नियम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको जानकारी भी होगी, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिन्हें हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में हम बल के बारे में पढ़ेंगे। बल, जिसे हम अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं बेसिकली। सवाल यह है कि बल क्या है। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है बच्चों कि क्या किसी वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। बल की आवश्यकता गति में परिवर्तन के लिए है, न कि गति के लिए। ध्यान रखें, मेरी बात को ध्यान से समझें। वह कारक जिसकी सहायता से गति में परिवर्तन लाया जाता है, उसे हम बल कहते हैं। वो कारक जिसकी सहायता से गति में परिवर्तन लाया जाता है, उसे हम बल कहते हैं। एक बात, दैनिक जीवन में धक्का देना, खींचना, भौतिक विज्ञान में उसे बल लगाना कहते हैं। अगर मैं किसी वस्तु को खींच रहा हूं, यानी मैं उस पर खिंचाव बल लगा रहा हूं। मैं किसी वस्तु को धक्का दे रहा हूं, यानी मैं उस पर धक्का बल लगा रहा हूं। तो दैनिक जीवन में जिसे हम खींचना, धक्का देना कहते हैं, वो भी एक प्रकार का फोर्स आरोपित करना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह एक सदिश राशि है। एसआई यूनिट इसकी न्यूटन है। सीजीएस यूनिट डाइन है। 1 न्यूटन बल 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और कई बार फोर्स को हम किलोग्राम वेट में भी लिखते हैं। 1 kg वेट का मतलब होता है 9.8 न्यूटन। यानी हम अगर इस बात को लिखें तो ये है 1 kg इंटू जी। 1 kg वेट का मतलब होता है 1 kg इंटू जी। इस बात का सिंपल भाषा में अर्थ ये समझिए आप। तो कई बार फोर्स को हम kg वेट में भी मेजर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 98 न्यूटन बोलिए अथवा 10 किलोग्राम वेट बोलिए, एक ही मतलब है दोनों बातों का। अगर हम यहां पर मैकेनिक्स में काम आने वाले फोर्सेस की बात करें, यांत्रिकी में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बल, अगर हम यांत्रिकी में उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बलों पर बात करें, जैसे अभिलंब संपर्क बल, यांत्रिकी में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बल, अभिलंब संपर्क बल। इसकी विशेषता होती है
संपर्क सतहों के उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश क्रियारत। संपर्क सतहों के उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश क्रियारत होता है, और दूसरा प्रतिकर्षी प्रवृत्ति का होता है। दो विशेष बातें हैं इसकी। संपर्क सतहों के उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश लगता है और प्रतिकर्षी प्रवृत्ति का होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वस्तु है और ये दूसरी वस्तु इसके साथ संपर्क में है, तो यहां पर जो अभिलंब संपर्क बल है इसे हम कई बार R से या कई बार N से डिनोट कर देते हैं। N अथवा R से जनरली हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसको N बोलूं तो यहां पर कैसे दिखाएंगे? उभयनिष्ठ अभिलंब तो ये हुआ, और प्रतिकर्षी प्रवृत्ति का होता है। प्रतिकर्षी का मतलब क्या है? B A को धक्का दे रही है और A B को धक्का दे रही है इस बल के कारण। तो यहां पर दिखाते वक्त हम ऐसे दिखाएंगे, B द्वारा A पर धक्का, धक्का मतलब बाहर की तरफ बल, ऐसे। कैसे पढ़ेंगे इसको? ये बल किस पर लग रहा है? A पर। किसने लगाया? B ने। ये बल किस पर लग रहा है? B पर। किसने लगाया? A ने। तो यह है A द्वारा B पर लगने वाला बल, सॉरी यह है A पर B द्वारा बल, और ये क्या है? B पर A द्वारा बल। बल जहां दिख रहा है समझो वहां लग रहा है, जहां दिखाया जा रहा है वहां लग रहा है। और लगाया किसने ये अपने को देखना होता है। बल के साथ दो बातें होती है हमेशा। बल के साथ दो बातें कौन कौन सी? जहां क्रिया कर रहा है और जिसने आरोपित किया है। बल के साथ दो बातें महत्वपूर्ण है। बल वहन करने वाली वस्तु और बल आरोपित करने वाली एजेंसी। वास्तविक बल, वास्तविक बल के साथ दो बातें होती है, बल वहन करने वाली वस्तु और बल आरोपित करने वाली एजेंसी। यांत्रिकी में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण वास्तविक बलों पर चर्चा कर रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए ये कोई नत्तल है और यहां कोई वस्तु रखी है। अब मान लो इन दोनों सतहों के बीच में ये ऐसे कोई तल है, इस पर ये वस्तु रखी है, और यहां पर जो फोर्स है वो N है। तो इस केस में फोर्स इस तरीके से लगे, ये उभयनिष्ठ विलंब हो गया। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉमन नॉर्मल, उभयनिष्ठ विलंब। उभयनिष्ठ अविलंब। ये जो बल आप देख रहे हैं, मैंने क्या बोला? बल का वहन करने वाली वस्तु, बल कहां दिखाया है? यहां दिखाया है। तो ये बल वहन करने वाली हो गई, और बल लगा है तो किसी ने लगाया भी होगा। तो ये बल लग रहा है वस्तु पर, किसने लगाया? नत्तल ने। ये बल लग रहा है नत्तल पर, लगाया किसने है? वस्तु ने। तो इसे क्या पढ़ोगे? वस्तु पर नत्तल द्वारा बल। इस पे इसे क्या पढ़ेंगे? नत्तल पर वस्तु द्वारा बल। ओके,
डोरी में तनाव यानी डोरी में खिंचाव। मान लीजिए कोई डोरी है और इस डोरी के इस बिंदु पर, इस अनुप्रस्थ काट पर तनाव का मान T है। तो इस तनाव का अर्थ क्या है? आप क्या करिए, इस डोरी को यहां से काट दीजिए तो दो अनुप्रस्थ काट दिखाई देंगे आपको। ऐसे इसको यहां से काटूंगा तो ऐसे दो अनुप्रस्थ काट दिखाई देंगे। ये यहां से कटिंग करी इसकी अपन ने। तो T है डोरी में तनाव। अब इस तनाव का अर्थ क्या है? डोरी है तो मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी होगी ना। तो T की विशेषता क्या है? ये खींचने का काम करता है। तो होगा क्या, अगर डोरी में तनाव T है, इस बात का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। ये अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल्स को, इनके द्वारा इनको अपनी तरफ ये ऐसे खींचा जा रहा है ऐसे, और इनके द्वारा इनको भी ऐसे खींचा जा रहा है अपनी तरफ। तो ये सारी मात्रा मिला के T है और ये भी सारी मात्रा मिला के T। तो डोरी में तनाव का अर्थ होता है किसी अनुप्रस्थ काट पर एक साइड के मॉलिक्यूल्स द्वारा दूसरी साइड के मॉलिक्यूल्स पर लगाया गया आकर्षण बल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। T क्या है यहां पर? अट्रैक्टिव यानी आकर्षी। T आकर्षी प्रवृत्ति का है। ये मॉलिक्यूल इनको खींच रहे हैं, ये मॉलिक्यूल उनको खींच रहे हैं। जब बल आकर्षी होता है तो बल अंदर की तरफ लगता है, जब बल प्रतिकर्षी होता है तो बाहर की तरफ लगता है। आप देखो यहां पर बल ऐसे लग रहा है और यहां पर बल ऐसे लग रहा है। तो यहां पर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, आकर्षी, और वहां पर फोर्स प्रतिकर्षी है। प्रतिकर्षी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिपल्सिव। प्रतिकर्षी को अंग्रेजी में कहा जाता है रिपल्सिव। अब यहां पर डोरी से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। भारहीन डोरी, भारहीन डोरी के सीधी डोरी के भारहीन सीधी डोरी के सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होता है। भारहीन सीधी डोरी के सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होता है।
यदि डोरी में द्रव्यमान हो तथा स्थिर हो तो भी, स्थिर से तात्पर्य है त्वरण शून्य से, यदि डोरी में द्रव्यमान हो तथा स्थिर हो तो सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होगा। यदि डोरी में द्रव्यमान हो तथा स्थिर हो तो सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होगा। और भी डोरी से संबंधित बातें अगर जरूरी होंगी तो आगे जब जरूरत होगी तो अपन वहां पर चर्चा कर लेंगे, बट अभी दो मेन बात आप याद रखिए। भारहीन सीधी डोरी के सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होता है। यदि डोरी में द्रव्यमान हो तथा स्थिर हो तो सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होगा। अब यहां पर एक और चीज, यदि भारहीन डोरी घिर्री पर, चिकनी घिर्री पर से गुजर रही हो तो भी सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होगा। क्या लिखा? यदि भारहीन डोरी चिकनी घिर्री पर से गुजर रही हो तो भी सभी बिंदुओं पर तनाव एक समान होगा। ये कोई घिर्री को अंग्रेजी में कहते हैं पुली, और ये कोई डोरी यहां से ऐसे गुजर रही है इसके ऊपर से ऐसे। तो इधर के हिस्से में तनाव T है तो इधर के हिस्से में भी तनाव T ही होगा, ये मतलब है। तो ये बात हुई डोरी में तनाव से संबंधित। स्प्रिंग में तनाव, स्प्रिंग में तनाव इसको भी T से ही डिनोट कर रहा हूं। स्प्रिंग, फर्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग जब अपनी मूल लंबाई में होती है तो उसमें तनाव का मान शून्य होता है। स्प्रिंग जब अपनी मूल लंबाई में होती है तो उसमें तनाव शून्य होता है। यदि स्प्रिंग की लंबाई मूल लंबाई से ज्यादा हो, मूल लंबाई कितनी मानी है हमने? L0, और लंबाई कितनी है? L।
यदि स्प्रिंग की लंबाई मूल लंबाई से ज्यादा हो, अर्थात स्प्रिंग खींची हुई हो, तो स्प्रिंग में तनाव T बराबर K इंटू L माइनस L नॉट के बराबर होगा। यानी K इंटू खिंचाव K को यहां पर स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, इसको न्यूटन पर मीटर में नापते हैं हम। यदि स्प्रिंग दबी हुई हो, दबी हुई होने का मतलब क्या है, L का मान L नॉट से कम हो, स्प्रिंग की लंबाई मूल लंबाई से कम हो, तो T बराबर K इंटू संपीड़न होगा। T बराबर K इंटू L नॉट माइनस L, ये संपीड़न कहलाएगा, वो विस्तार, ये संपीड़न। अब खींची हुई स्प्रिंग क्या करती है और दबी हुई स्प्रिंग क्या करती है। यदि स्प्रिंग की लंबाई अपनी मूल लंबाई से ज्यादा हो, तो स्प्रिंग उससे जुड़ी उसके दोनों सिरों से जुड़ी वस्तुओं को अंदर की ओर खींचती है। यदि L ग्रेटर देन L नॉट हो, तो स्प्रिंग उसके दोनों सिरों से जुड़ी वस्तुओं को अंदर की ओर खींचती है, ऐसे। अगर इधर कोई वस्तु है और स्प्रिंग की लंबाई इसकी मूल लंबाई से ज्यादा है, तो इस वाली वस्तु पर बल लगेगा इधर और इस पॉइंट पर बल लगेगा इधर। यह है स्प्रिंग द्वारा, ये A और B मान लेते हैं, यह है स्प्रिंग द्वारा A पर बल, B पर बल, और यह है स्प्रिंग द्वारा A पर बल, ऐसे। ये A पर, ये B पर। यदि L नॉट से छोटा हो, बच्चों हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। अर्थात स्प्रिंग दबी हुई हो, L नॉट से छोटा हो, दबी हुई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग द्वारा यहां पर बल इधर और यहां पर बल इधर, ऐसा लगेगा।
दबी हुई स्प्रिंग उसके दोनों सिरों से जुड़ी वस्तुओं को बाहर की ओर धक्का देती है। दबी हुई स्प्रिंग उसके दोनों सिरों से जुड़ी वस्तुओं को ऐसे बाहर की ओर धक्का देती है। तो ये बेसिक नियम हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं बच्चों, इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी आगे। घर्षण बल की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, बट हम घर्षण बल पर चर्चा बाद में करेंगे, सेपरेट सेक्शन में चर्चा करेंगे। उसके बारे में चर्चा में कुछ हमको बारीकियां सीखनी पड़ेगी। तो ये कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमको जरूरत पड़ेगी। आपने गुरुत्व बल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगने वाला बल, तो वो पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे की तरफ लगेगा। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर उसके केंद्र की ओर लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर उसके केंद्र की ओर लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। और इसका मान mg के बराबर होगा। m वस्तु का द्रव्यमान है, g को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। mg ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश नीचे की ओर क्रियारत होता है। mg ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश नीचे की ओर क्रियारत होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रथम नियम पर, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। पहला नियम क्या है बच्चों? यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र से देखने पर किसी वस्तु का त्वरण शून्य दिखाई देता हो
दिखाई दे रहा हो, यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र से देखने पर किसी वस्तु का त्वरण शून्य दिखाई दे रहा हो, तो वस्तु पर लगने वाले सभी वास्तविक बलों का सदिश योग शून्य होगा। ए बराबर 0 तो सिग्मा एफ बराबर 0। त्वरण शून्य तो सिग्मा एफ मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, बलों का बीजगणितीय योग नहीं, बलों का सदिश योग शून्य के बराबर होगा। अब यहां पर a बराबर 0 के दो अर्थ हैं। a बराबर 0 के दो अर्थ हैं, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा। a बराबर 0 होने पर दो बातें होती है, वस्तु स्थिर होगी अथवा वस्तु एक समान वेग से गतिमान होगी, नियत वेग। ए बराबर 0 पर दोनों ही कंडीशन हो सकती है, इसमें भी सिग्मा एफ बराबर 0 होता है, इसमें भी सिग्मा एफ बराबर 0 होता है। लेकिन ये जड़त्वीय तंत्र से मापा हुआ होना चाहिए। जड़त्वीय तंत्र से देखने पर ऐसा होना चाहिए। अब यहां पर एक नया सवाल पैदा हुआ, कि जड़त्वीय तंत्र होता क्या है। यहां पर त्वरण का जो मापन है वो जड़त्वीय तंत्र से किया गया। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि आखिर यहां पर जड़त्वीय तंत्र का अर्थ क्या है। तो बच्चों, जड़त्वीय तंत्र समझने से पहले हम यहां पर एक बेसिक बात समझेंगे, निर्देश तंत्र क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया था, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो पहले तो अपन निर्देश तंत्र शब्द का अर्थ समझ लें। निर्देश तंत्र का मतलब है वह तंत्र जहां से जहां पर प्रेक्षक बैठकर वस्तु को देख रहा है। निर्देश तंत्र का मतलब है बच्चों वो तंत्र जहां पर प्रेक्षक बैठकर वस्तु को देख रहा है। यानी कि दो चीजें हो गई, एक प्रेक्षक और एक वस्तु। तो प्रेक्षक का जुड़ाव हमेशा हम निर्देश तंत्र के सापेक्ष करेंगे, यानी वो तंत्र जिससे एक तरीके से कैमरा जुड़ा हुआ है। कैमरा रिकॉर्डिंग का काम करता है, कैमरा चीजों को देखने का काम करता है। तो कैमरा जिस चीज से जुड़ा हुआ होगा उसे हम निर्देश तंत्र कहेंगे। और निर्देश तंत्र मतलब वो तंत्र जहां पर प्रेक्षक बैठकर वस्तु को देख रहा है। निर्देश तंत्र को हमने दो श्रेणियों में बांटा हुआ है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय। जड़त्वीय यानी इनर्शियल और अजड़त्वीय यानी कि नॉन इनर्शियल। अगर हम जानना चाहते हैं कि जड़त्वीय
निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? तो परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। वह निर्देश तंत्र जो कि जमीन के सापेक्ष या तो स्थिर हो। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार स्नेह हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। अथवा एक समान वेग से गतिमान। जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे? वह निर्देश तंत्र जो कि जमीन के सापेक्ष या तो स्थिर हो अथवा एक समान वेग से गतिमान हो, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। और अजड़त्वीय किसे कहेंगे? अजड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जो कि जमीन के सापेक्ष वह निर्देश तंत्र जो कि जमीन के सापेक्ष त्वरित गति में हो, उन्हें हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। निर्देश तंत्र से तात्पर्य प्रेक्षक से है, जो मैं पहले बात कर चुका हूं। तो उदाहरण लेता हूं, उनसे आपको समझ में आ जाएगी बात। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये कोई प्रेक्षक है यहां पर खड़ा है, ये एक बस है, ये प्रेक्षक इसमें है, ये बस नियत वेग से जा रही है। ये एक प्रेक्षक है, ये लिफ्ट है, नियत वेग से जा रही है, प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, ये एक लिफ्ट है, त्वरित गति से जा रही है, प्रेक्षक अंदर है। यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग कंडीशंस ली है प्रेक्षकों की। प्रेक्षक को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वर। ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक को अंग्रेजी में बोलते हैं
और वस्तु को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैं जब ऑब्जेक्ट बोलूं तो वस्तु, और ऑब्जर्वर बोलूं तो प्रेक्षक। समझे? अब बात को समझिएगा ध्यान से। अगर हम फर्स्ट यहां पर पहला प्रेक्षक स्थिर, तो ये जड़त्वीय श्रेणी का हो गया, जड़त्वीय। दूसरा प्रेक्षक बस में है, लेकिन बस नियत वेग से जा रही है, तो प्रेक्षक भी नियत वेग से जाएगा, यह भी जड़त्वीय है। थर्ड, प्रेक्षक लिफ्ट में है और लिफ्ट नियत वेग से जा रही है, यह भी जड़त्वीय है। यह प्रेक्षक लिफ्ट में है, लेकिन लिफ्ट त्वरित गति से जा रही थी, यह अजड़त्वीय श्रेणी का प्रेक्षक हो गया। कि प्रेक्षक बस में और बस त्वरित गति में जा रही है, तो ये अजड़त्वीय श्रेणी का प्रेक्षक हो गया। अब महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पर, कि जो न्यूटन के नियम हैं वो सिर्फ जड़त्वीय श्रेणी के प्रेक्षकों के लिए बने हैं। न्यूटन के नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही लागू होंगे। ये न्यूटन के नियमों की विशेषता है। यदि प्रेक्षक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हो, यदि प्रेक्षक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हो तो उसे न्यूटन के नियम, तो उसे वस्तु पर न्यूटन के नियम लगाने से पहले एक काल्पनिक बल और लगाना होगा। यदि प्रेक्षक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हो तो उसे न्यूटन के नियम लगाने से पहले एक काल्पनिक बल और लगाना होगा। इस काल्पनिक बल को छद्म बल कहते हैं। इस काल्पनिक बल को हम छद्म बल कहेंगे। छद्म बल बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणित अजड़त्वीय, यानी यूं कहें वस्तु का द्रव्यमान इंटू निर्देश तंत्र का त्वरण। एक तरीके से आप कहिए प्रेक्षक का त्वरण। वस्तु का द्रव्यमान इंटू प्रेक्षक का त्वरण।
आप यहां पर एक बहुत बेसिक सी बात समझ लीजिए, छदम बल कैलकुलेट करते वक्त द्रव्यमान वस्तु का लिया जा रहा है, वस्तु कौन जिसे देखा जा रहा है, और त्वरण प्रेक्षक का लिया जा रहा है, प्रेक्षक कौन जो वस्तु को देख रहा है। बात समझ में आई? छदम बल को कैलकुलेट करने के लिए द्रव्यमान वस्तु का लिया जाता है और त्वरण प्रेक्षक का लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे अच्छा एक और चीज, छदम बल की दिशा बराबर माइनस इंटू प्रेक्षक के त्वरण की दिशा, या यूं कहे माइनस इंटू निर्देश तंत्र के त्वरण की दिशा, या यूं कहे निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा, निर्देश तंत्र के त्वरण की विपरीत दिशा, छदम बल की दिशा बराबर निर्देश तंत्र के त्वरण की विपरीत दिशा। यहां मैंने माइनस के साथ लिखा है, यहां विपरीत बोल दिया है माइनस की जगह। वस्तु पर छदम बल की दिशा ऐसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बस है, ए त्वरण से आगे जा रही है, एक वस्तु यहां रखी है और एक प्रेक्षक यहां पर खड़ा हुआ है। तो इस प्रेक्षक को इस वस्तु के ऊपर, यह प्रेक्षक अगर इस वस्तु को देखता है तो जब यह प्रेक्षक इस वस्तु की डायनेमिक्स स्टडी करेगा, लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेगा, तो इसको और तो बल जो लग रहे हैं वो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन उनके साथ साथ एक और बल लेना पड़ेगा। कौन सा? यह वस्तु स्थिर है, स्थिर है, इस बात का मतलब क्या है कि बस के साथ साथ जा रही है, इसके साथ साथ। किसके सापेक्ष स्थिर है? इस प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिर है। अब देखिए यहां पर बात समझिएगा कि अगर ये प्रेक्षक इस वस्तु को देखता है तो छदम बल कितना? वस्तु का द्रव्यमान, ये वस्तु का द्रव्यमान m ले लिया, इंटू निर्देश तंत्र का त्वरण। निर्देश तंत्र मतलब जहां प्रेक्षक बैठा है, प्रेक्षक बस में बैठा है तो बस ही निर्देश तंत्र हो गई यहां पर। तो बस का त्वरण कितना है? तो किधर की तरफ? निर्देश तंत्र के त्वरण की विपरीत। तो छदम बल बराबर ma, विपरीत दिशा। ये हुआ। अगर कोई प्रेक्षक ये लिफ्ट में है, ये वस्तु है, m द्रव्यमान, लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है, a त्वरण ऊपर की ओर है, तो वस्तु पर छदम बल m इंटू ए, जितना त्वरण लिफ्ट का उतना इसका, m इंटू ए नीचे की तरफ, ये छदम बल हो गया। बाकी और बल जो लगेंगे वो तो लगेंगे, उनको नहीं दिखा रहा मैं, केवल छदम बल को दिखा रहा हूं यहां पर। अगर लिफ्ट मंदन ए से ऊपर जा रही हो, क्या लिखा है ध्यान से सुने, मंदन ए से ऊपर जा रही हो। आपने
काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, मंदन ए, गति ऊपर तो त्वरण नीचे हो गया। जब मंदन होता है तो त्वरण की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। तो इस स्थिति में मंदन ए है बट गति ऊपर है तो त्वरण नीचे हो गया। तो लिफ्ट का त्वरण नीचे है, गति ऊपर है लेकिन लिफ्ट का त्वरण नीचे है क्योंकि मंदन दिया हुआ है। अब छदम बल कैसे लगेगा? त्वरण नीचे तो छदम बल ऊपर लगेगा। m इंटू इसका त्वरण वही जो इसका है, ये m ए छदम बल। यहां सिर्फ मैंने छदम बल प्रदर्शित किए, अन्य बल प्रदर्शित नहीं किए हैं। अन्य बल भी लग सकते हैं, अन्य वास्तविक बल, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ छदम बल पर फोकस किया है। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।